नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। एक ही वीडियो में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। कंपोजिशन मतलब कौन कौन होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं, क्या एडवाइजरी रोल है। ऑब्वियस ही बात है कि फाइनेंस कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है, जो भी ये रिकमेंडेशन देते हैं वो बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर। और 15 फाइनेंस कमीशन, अब तक एक्चुअली में जितने भी फाइनेंस कमीशन बने हैं उनके बारे में कौन मतलब वो कितने समय के लिए अपॉइंट किया और उसका चेयरमैन कौन था, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्लानिंग कमीशन के साथ क्या इश्यूज रहे इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तो भैया इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस किसके थ्रू है? थ्रू आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये फाइनेंस कमीशन को प्रोवाइड करता है एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। और ये जो फाइनेंस कमीशन है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 5 साल के अंतराल पे। हर 5 साल के अंतराल पे या जितने साल के भी अंतराल पे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई फाइनेंस कमीशन 6 साल या 7 साल के लिए स्टैब्लिश किया जाता है, तो अगला फाइनेंस कमीशन ऑब्वियसली बात है उतने समय के बाद ही आएगा। अगर आप बात करें कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन की, तो अभी के लिए जो फाइनेंस कमीशन चल रहे हैं उनकी कंपोजिशन कुछ ऐसी है: एक चेयरमैन और 4 अंदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जिस फाइनेंस कमीशन को आप आर्टिकल 280 के अंदर बनाएंगे उसमें एक चेयरमैन होगा, 4 दूसरे मेंबर्स होंगे। वो ऑफिस केवल उतने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करेंगे जितना टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर में लिखा है। तो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को जिस ऑर्डर के थ्रू बना रहा है उस ऑर्डर में लिखा होगा कि दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर। ठीक है भाई। अभी देखिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है दोस्तों, फाइनेंस कमीशन पे बातचीत चलती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर्स अपॉइंट किए गए उनकी सरकार के साथ नहीं बन पा रही, तो ऐसे केसेस में मेंबर्स को रिप्लेस भी कर दिया जाता है। अब फाइनेंस कमीशन बना, फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी, 1 से 1.5-2 साल में फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन दे देता है। तो उस समय पे कुछ लोग रिप्लेस कर दिए गए, कुछ लोग उसमें ही रहे। कुछ लोग हो सकता है कि एक फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई, तो मान लीजिए 2015 से लेकर 2020 का जो फाइनेंस कमीशन था उसमें कोई एक मेंबर था, 2020 से लेकर 2025 तक वाले फाइनेंस कमीशन में भी उस मेंबर को अपॉइंट कर दिया। तो ये बेसिकली सरकार पे डिपेंड करता है कि वो कितने मेंबर्स को कितने समय के लिए और कितनी बार फाइनेंस कमीशन में अपॉइंट करना चाहते हैं। आप बस इतना समझिए, फाइनेंस कमीशन एक ऐसी बॉडी है जिसमें अभी के लिए 5 मेंबर्स हैं। उन 5 मेंबर्स का काम है कि भाई बैठ के ये डिसाइड करें कि पैसा कैसे बटेगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और फिर स्टेट्स में जितना पैसा जा रहा है वो उनके आपस में कैसे बटेगा, उस पर थोड़ी देर में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को किस बात के लिए? कि भाई कमीशन में जिन मेंबर्स को आपको अपॉइंट करना है उनकी क्वालिफिकेशंस आप डिसाइड कर लो। तो भाई फाइनेंस कमीशन में आप जिन मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हो उनकी क्या क्वालिफिकेशन है ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और उनको किस मैनर से सेलेक्ट करना है ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और उसके लिए पार्लियामेंट ने एक नियम कानून पास करा के चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन की क्वालिफिकेशंस को डिसाइड किया है। इस नियम का नाम है फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। और फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 में आ गया तो उसके बाद से आज तक चेंज नहीं किया गया। तो भले ही नियम यह है कि भाई फाइनेंस कमीशन के अंदर जो भी चेयरमैन है और मेंबर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कितने लोग उसमें अपॉइंटमेंट किए जाएंगे और क्या उनका क्वालिफिकेशन होगा, ये डिसाइड कौन कर सकता है? पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है। पार्लियामेंट इसको ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के थ्रू। अभी के लिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के थ्रू जो हमारी सरकार होती है वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट कर देती है। ठीक है भाई। अब देखिए 1951 वाला जो फाइनेंस कमीशन एक्ट है इसमें चेयरमैन और मेंबर्स को किस हिसाब से अपॉइंट किया जाता है, मतलब कौन होंगे वो चेयरमैन और मेंबर्स जिनको अपॉइंट किया जाएगा। तो देखिए चेयरमैन तो एक ऐसा पर्सन होगा फाइनेंस कमीशन का जिसको काफी बड़ा एक्सपीरियंस है पब्लिक अफेयर्स में। तो मतलब लोगों की सेवा में, पब्लिक सर्विसेज में, गवर्नमेंट की जो काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम, उसमें जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको आप चेयरमैन अपॉइंट करोगे। और बाकी जो 4 मेंबर्स हैं उनको आप कुछ इस हिसाब से अपॉइंट करेगा जो ये 4 कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। एक तो होगा जज ऑफ अ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। यानी यहाँ पे आप एक जुडिशियल एक्सपर्ट को भी डालने की कोशिश कर रहे हो। एक पर्सन जो कि हाई कोर्ट का जज है या फिर हाई कोर्ट के जज के बनने लायक है, ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत जबरदस्त लीगल नॉलेज होगी। तो एक लीगल नॉलेज वाला ल्यूमिनरी भी होगा इस फाइनेंस कमीशन में। एक ऐसा पर्सन होगा हु हैज
स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में काफी कुछ पता है। एक ऐसा पर्सन है जिसको जनरल फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और एक ऐसा पर्सन है जिसको इकोनॉमिक्स की बहुत नॉलेज है। तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज वाला, फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस वाला, गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट्स में एक्सपीरियंस वाला और स्पेशलाइज नॉलेज वाला, साथ साथ एक जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये चार और एक चेयरमैन जो कि एक्सपर्ट होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, ये मिलकर क्या बना देंगे, ये मिलकर बना देंगे आपका फाइनेंस कमीशन। अभी फाइनेंस कमीशन बन गया तो काम क्या है फाइनेंस कमीशन का? इसका काम है भाई रिकमेंडेशन देना। रिकमेंडेशन किस बात पे देगा फाइनेंस कमीशन? तो पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। मतलब कि केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में जो भी टैक्सेस हैं उनको किस प्रकार से बांटा जाएगा, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। तो मान लीजिए 100 करोड़ रुपया है, अभी 100 करोड़ रुपया पूरा पूरा सेंटर तो नहीं हजम कर जाएगा, तो कुछ पैसा स्टेट्स के पास भी जाएगा। तो 100 करोड़ में कितना सेंटर के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास जाएगा, ये कौन रिकमेंड करेगा? फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा। फाइनेंस कमीशन केवल रिकमेंडेशन देता है सेट ऑफ नॉर्म्स पे, उनको इंप्लीमेंट करना ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। ठीक है भाई। उसके बाद स्टेट्स के बीच में वो पैसा किस हिसाब से एलोकेट होगा, यानी कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ रुपए स्टेट को दे दिया गया, एक लमसम बात करें तो अभी 50 करोड़ रुपए में से अलग अलग जो स्टेट है इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके पास कितना कितना पैसा जाएगा, ये किस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, तो ये भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा। तो सेंटर के पास कितना, स्टेट्स के पास ओवरऑल कितना, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड किया। स्टेट्स के बीच में आपस में कैसे बटेगा, ये भी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। फिर भाई प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए भाई, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए, या फिर वो स्टेट किसी नेचुरल फैक्टर की वजह से डिसएडवांटेज में है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, तो उसके लिए ग्रांट इन एड दिया जाता है। ग्रांट इन एड एक ऐसा पैसा होता है जिसमें कमिटमेंट एसोसिएटेड नहीं होता है, वो बस सेंटर दे देता है स्टेट्स को कि भाई आप अपने डेवलपमेंट में लगाओ। ये जो ग्रांट इन एड वाला पैसा है, ये हिमालयन स्टेट्स को और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को थोड़ा दिया जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स एक तो थोड़े रिमोट पड़ जाते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तो देश से थोड़े कटे हुए हैं। दूसरा हिली इलाका है तो वहां ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती, तो उनका डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हो पाता जितनी तेजी से प्लेन इलाके वाले स्टेट जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब का हो जाता है। इसलिए भाई ग्रांट इन एड वो पैसा होता है जो कि सरकार बस दे देती है स्टेट्स को उनके डेवलपमेंट के लिए। तो सरकार, सेंटर किस हिसाब से स्टेट्स को ये ग्रांट इन एड वाला पैसा देगी, इसके प्रिंसिपल्स को भी कौन डिफाइन करता है? फाइनेंस कमीशन। उसके बाद मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट to supplement the resources of the panchayat and the municipalities in the state on the basis of recommendations made by the state finance commission। भाई 73वां संशोधन और 74वां संशोधन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये मैंने आपको बताया था, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को पैसा जा सके इसके लिए राज्य की सरकार हर 5 साल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाती है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी अपनी रिपोर्ट में वो मेजर्स, वो तरीके बताएगा जिन तरीकों के बेसिस पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में आप ज्यादा पैसा डाल सकते हो और फिर उस पैसे को म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के पास पहुंचा सकते हो। तो कैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट को बढ़ा के ज्यादा पैसा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की तरफ पहुंचाया जा सके, इसके बारे में भी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है। और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन इसमें रिकमेंडेशन देगा, ये कब बोला गया? ये 73वें संशोधन 1992 और 74वें संशोधन 1992 के थ्रू बोला गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ये सब बातें बोली गई। और कोई भी ऐसा मैटर विच इज इन साउंड फाइनेंस, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस कोई भी मैटर फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड किया जा सकता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। फिर भाई आगे बात की जाए, 1960 तक फाइनेंस कमीशन कुछ और काम भी करता था। आपको पता है जो हमारे ईस्ट का इलाका है, आसाम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पे जूट की प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त होती थी। पहले जब देश बटा नहीं था तो जो उस समय का, आज का जो बांग्लादेश है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उससे पहले वो इंडिया का पार्ट था, तो इस पूरे ईस्टर्न वाले इलाके में इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड दिस आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, यहाँ पे जूट इंडस्ट्री बहुत तगड़ी थी। फिर ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो भाई
इन इलाकों में जूट इंडस्ट्री आ गई। अभी जूट के एक्सपोर्ट पे पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी और उस एक्सपोर्ट ड्यूटी से सरकार की कमाई हुआ करती थी। आज के डेट में तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी ही बंद हो गई है। इनफैक्ट सरकार एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव देती है, ड्यूटी तो नहीं लगती एक्सपोर्ट पे, ड्यूटी लगती है इम्पोर्ट पे। क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे अगर आप टैक्सेस लगाने लगोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट्स नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और सरकार इस समय पे एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है। तो भाई जूट के एक्सपोर्ट पे जब ड्यूटी लगा करती थी ना तो सरकार की कमाई होती थी और सरकार उस कमाई का थोड़ा बहुत हिस्सा आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को बेचती थी, क्योंकि मेन जूट की कमाई ये प्रोडक्शन इन्हीं स्टेट्स में होती थी। तो कितना पैसा जो कि सरकार की कमाई हुई जूट के एक्सपोर्ट से आसाम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सरकार को दिया जाएगा, ये भी उस समय पे फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता था। ठीक है भाई। हालांकि ये जो पैसा दिया जाता था ये केवल 10 साल फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो भैया ये जो कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को रख के कुछ करेगा तो है नहीं, प्रेसिडेंट इन हिज टर्न हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को सबमिट करेगा। अब देखिए फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी और फिर सरकार ने इसके ऊपर स्टेप्स लिए, उसके बाद ही ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल होगी विद एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर, लोकसभा राज्यसभा में खड़े होकर बताएगा कि भैया हमने फाइनेंस कमीशन की इस रिकमेंडेशन पे ये किया, इस रिकमेंडेशन पे ये किया। तो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है वो सरकार से पूछ सकता है कि भाई पार्लियामेंट की इस वाली रिकमेंडेशन पे आपने क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया, ये अच्छी थी, ये बुरी थी। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्म्ड डिबेट हो सकती है। फाइनेंस कमीशन का जो रोल है ना वो एडवाइजरी रोल है। मतलब फाइनेंस कमीशन की जितने भी रिकमेंडेशंस हैं दे आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर एंड दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो भाई एडवाइजरी रोल, सीधी सीधी बात है कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो कुछ भी बोला है आपका फाइनेंस कमीशन ने उसको मानना है। जैसे कि डीडी वासु से यहाँ पे एक स्टेटमेंट कोट किया गया है लक्ष्मीकांत में, इट इज नो वेयर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन shall be binding upon the government of India or that it would give rise to a legal right in the favor of the beneficiary states to receive the money recommended to be offered to them by the commission। मतलब कि मान लीजिए कमीशन कल की डेट में रिकमेंडेशन देता है कि 60% पैसा पूरा का पूरा राज्य की सरकारों को दे दिया जाए, तो अब ये सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर डिसाइड करता है कि भाई जो भी रिकमेंडेशन दी है उसको मानना है या नहीं मानना है। स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना यूनियन गवर्नमेंट का फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये कोई लीगल राइट नहीं है। तो भैया अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो बोल दे कि भाई फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है वो हम प्रैक्टिकली मान नहीं सकते, तो हम इतना पैसा नहीं दे सकते, ये सब बोला जा सकता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर पीवी राजमन्नार जी जो कि चेयरमैन थे फोर्थ फाइनेंस कमीशन ने, इन्होंने क्या बोला है, सिंस फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्सपेक्टेड टू बी क्वासी जुडिशियल, इट्स रिकमेंडेशन शुड नॉट बी टर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलेस देयर आर वेरी कंपेलिंग रीजंस। तो कुल मिला के वैसे तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी है सरकार को, सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन चूंकि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान के थ्रू बनी है और साथ साथ एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब आप बोलोगे कि भाई ये फाइनेंस कमीशन क्वासी जुडिशियल बॉडी कैसे हो गई? देखिए फाइनेंस कमीशन क्वासी जुडिशियल बॉडी इस तरीके से हो गई कि देखिए जो कोड ऑन सिविल प्रोसीजर है ना 1908 का, तो सिविल कोर्ट के पास ये ताकत होती है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर किसी पर्सन को अपने सामने बुला के स्टेटमेंट ले सकता है, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड को या पब्लिक रिकॉर्ड को अपने सामने बुला सकता है। यही काम फाइनेंस कमीशन भी कर सकता है। तो फाइनेंस कमीशन भी किसी पर्सन को बुला के उसका स्टेटमेंट ले सकता है, किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड को अपने पास बुलवा सकता है अपनी क्या नाम से एनालिसिस को पूरा करने के लिए, इंक्वायरी को पूरा करने के लिए। तो इस सेंस में यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को एक क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जा रहा है, क्योंकि फाइनेंसेस के ऊपर फाइनेंस कमीशन को अपना रिकमेंडेशन देना है। तो फाइनेंस कमीशन के सामने पूरी पिक्चर होनी चाहिए, तो उस पूरी पिक्चर को लाने के लिए फाइनेंस कमीशन के पास ये राइट है कि वो किसी को भी अपने सामने बुला के समन करके उसकी अटेंडेंस में उससे पूछ सकता है चीजें ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से काम कर रही हैं, और किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड को अपने पास बुलवा सकता है। सो दैट इज व्हाई फाइनेंस कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो यही राजमन्नार साहब बोल रहे हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो जो कुछ भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन दे रहा है ना उसको रिजेक्ट कर देना सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। सरकार को उनको मानना ही पड़ता है, रिजेक्ट करना इज नॉट ईजी। अब सरकार अपने तरीके ढूंढ लेती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो लेटेस्ट आपका 14th फाइनेंस कमीशन था वाईवी रेड्डी साहब के अंदर, उसने रिकमेंडेशन दी कि टोटल
पैसे का 40% पैसा स्टेट्स को दे दो। तो भाई बीजेपी गवर्नमेंट ने 40% पैसा स्टेट को दे दिया, लेकिन जो सेस के थ्रू कलेक्शन आता था, जो सरचार्ज के थ्रू कलेक्शन आता था, उसको ज्यादा कर लिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता था। एक्चुअल कलेक्शन सेस सरचार्ज का डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता स्टेट्स के साथ, तो ओवरऑल इस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी पाई बढ़ा ली। लेकिन ये बात मानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई 40% पैसा एलोकेशन अगर स्टेट्स को देना है तो दिया गया। वो अलग बात है कि सेस सरचार्ज नहीं दिया जाता तो सेस सरचार्ज बढ़ा के अपने पास रख लिया केंद्र सरकार ने, खैर वो एक अलग बात है। आगे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को किस प्रकार से देखता है? एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पैसों को लेकर थोड़ा बैलेंस हो, तो केंद्र सरकार अपनी पैसों की ताकत पर राज्य सरकार को न दबाती फिरे, और कहीं ना कहीं हमेशा से ऐसा हुआ है, दबाती फिरी है। अब बात यह है दोस्तों कि फिस्कल फेडरलिज्म की अगर बात की जाए ना, तो भाई फाइनेंस कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली जो सबसे बड़ी अथॉरिटी थी वो थी प्लानिंग कमीशन। फाइनेंस कमीशन था बट उससे ज्यादा ताकतवर था प्लानिंग कमीशन। भले ही प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन फिर भी प्लानिंग कमीशन के पास बहुत ताकत थी। और इसलिए डॉक्टर पीवी राजपन्नार जो कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, इन्होंने क्या बोला कि भैया फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन, इनके जो काम करने का जो दायरा है ना, वो काफी हद तक एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। तो फाइनेंस कमीशन अगर कोई रिकमेंडेशन देता है और प्लानिंग कमीशन भी उसी चीज में रिकमेंडेशन दे देता है, और चूंकि प्लानिंग कमीशन कांग्रेस द्वारा बनाया हुआ है, इसके जो आला मेंबर है, जो प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी, चूंकि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन खुद ही प्राइम मिनिस्टर थे, डेप्यूटी चेयरमैन एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था, तो प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन की बहुत बनती थी। याद हो तो लास्ट मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, अगर 2014 से पहले की न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा। वो अलग बात है कि 2014 में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और 2015 में एक नई बॉडी बनी जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। लेकिन इससे पहले, नीति आयोग बनने से पहले, प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन की ताकत को अगर कोई अथॉरिटी रोकती थी सबसे ज्यादा, तो वो कौन सी थी? वो थी प्लानिंग कमीशन। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे क्या बोला गया? कमीशन कम्स आउट विद इट्स रिपोर्ट हाइलाइटिंग रिफॉर्म्स रिलेटिंग टू फिस्कल सिनेरियोज। द 15th फाइनेंस कमीशन हैज बीन सेट अप इन अ टाइम वेयर ह्यूज रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन अंडर फिस्कल फेडरलिज्म। कौन कौन से रिफॉर्म्स थे फिस्कल फेडरलिज्म में? तो भैया जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, ये तो बहुत बड़ा रिफॉर्म था। प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, नीति आयोग आ गया, और एबॉलिशन ऑफ प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है, इसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं सकता, और इसके बारे में ज्यादा बातचीत इसलिए नहीं करी जाती है चूंकि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को हटा ही दिया गया है, तो वो काम का बचा नहीं। अगर आप बात करो, सबसे पहला जो प्लानिंग कमीशन बना था वो कब बना था? तो बना था केसी नियोगी साहब के अंदर 1951 में, उसने रिपोर्ट दी थी फॉर 1952 टू 57। फिर संथनम साहब के अंदर बना था 1957 टू 62। पीवी राजमन्नार जी के अंदर बना था 1966 टू 69। अभी लेटेस्ट बात की जाए तो 15th फाइनेंस कमीशन बना था 2017 में एनके सिंह साहब के अंदर। इसकी रिपोर्ट 2020 तक आएगी, तो आने वाली होगी 2020 से लेकर 2026 में टाइम पीरियड में एप्लीकेबल होगा। तो ये है आपका 15वां फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन वाईवी रेड्डी साहब के अंदर बना था 2015 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड में। 13th फाइनेंस कमीशन डॉक्टर विजय केलकर साहब के अंदर बना था 2010 से 2015। 12th फाइनेंस कमीशन डॉक्टर सी रंगराजन के अंदर बना था 2005 से 2010। तो यहाँ पे 15वें फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है। 15वां फाइनेंस कमीशन लेटेस्ट है, तो न्यूज में है भाई। प्रेसिडेंट ने इसको नवंबर 2017 में अपॉइंट किया था। इसके हेड है एनके सिंह साहब। 2017 से लेके एंड ऑफ 2000 अक्टूबर 19 तक डेलिब्रेशंस चले। जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे हैं वो 2020 से लेकर 2025 तक के लिए आएंगे। और ये 15वां फाइनेंस कमीशन एक ऐसे समय पर आया जब बहुत माइंड बॉगलिंग रिफॉर्म्स हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई प्लानिंग कमीशन की बजाय नीति आयोग आ गया। हालांकि 2015 से 2020 के समय वाले में ये हो गया था। जीएसटी रिफॉर्म एक नई चीज हुई है, तो जीएसटी रिफॉर्म्स हट गए हैं, उसके बाद फाइनेंस कमीशन आ रहा है 15वां फाइनेंस कमीशन। तो इसकी रिकमेंडेशन भी मैं सही समय पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस दोस्तों फाइनेंस कमीशन का। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।